कोई बोलता है कि ऑप्शन बाइंग है वो प्रॉफिटेबल है, कोई बोलता है ऑप्शन सेलिंग है वो प्रॉफिटेबल है। मैं आपको बताता हूँ दोनों ही प्रॉफिटेबल नहीं है, दोनों में आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ऑप्शन बाइंग जो है, ऑप्शन बाइंग में जेब खाली होती है और ऑप्शन सेलिंग में तिजोरी खाली होती है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। एक ट्रेडर और एक गैम्बलर, इन दोनों के बीच एक बहुत फाइन लाइन होती है और वो जो फाइन लाइन जो है उसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, उसी को लॉस मैनेजमेंट बोलते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम पैसा कमाने का अगर कुछ है ना, तो मार्केट के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना है। अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम को गलतियां बर्दाश्त करने की आदत नहीं है तो वो ट्रेडिंग सिस्टम फिर काम का नहीं है। मार्केट में प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है, मार्केट में होता है पीस और पैनिक। अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको पीस नहीं दे रहा, जब आपके ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है, उस टाइम पे अगर आप पैनिक कर रहे हो, आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको पैनिक कर दे रहा है, तो समझ जाइए आप मार्केट में गलती कर रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम है सतपाल शेरावत और मैं पेशे से एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ। प्राइमरीली मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ और मुझे मार्केट में आप ये मानिए 8-9 साल हो गए हैं। 2016-17 से मैं आया था। और अगर मैं मेरे बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊँ, तो मैं आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पापा हैं वो आर्मी से रिटायर्ड हैं और मेरी जो भी स्कूलिंग हुई है सब यहाँ दिल्ली से ही हुई है। अभी मैं गुड़गाँव में बेस्ड हूँ। और ऑप्शन सेलिंग में मैं किस तरह से आया, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 2016-17 में, उस टाइम पे इतने यूट्यूब वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो सीखने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की एनसीसी एमपी से। एनसीसी एमपी क्या है? एनएससी सर्टिफाइड कैपिटल मार्केट प्रोफेशनल। तो वो एक कोर्स था, वो मैंने किया। वहाँ से मुझे एक बेसिक आइडिया आया कि ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह से होता है। तो वो किया, देन उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट में जैसे होता है ना कि अभी मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, लेकिन ऑप्शन सेलिंग पे मैं ऐसे ही नहीं पहुँच गया था, वो भी कई स्टेप्स थे, काफ़ी स्ट्रगल था। तो बहुत पैसा डुबोया, कभी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कहीं फ्यूचर्स में ट्रेड करें। अब फ्यूचर्स ट्रेड करना मुश्किल है क्योंकि 1.5-2 लाख आपको मार्जिन चाहिए होता है। उस टाइम पे इतना नहीं होता था, उस टाइम पे आप 8-9 हज़ार में एक फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते थे। तो वहाँ पे भी खूब पैसा जलाया। सब करने के बाद और फाइनली फिर ऑप्शंस की तरफ आए। अब ऑप्शंस में जब बंदा आता है तो सीधा सेलिंग की तरफ नहीं जाता है, बाइंग है वो ज़्यादा लुक्रेटिव लगती है। तो मैं भी बिल्कुल वैसे ही था, मैं भी ऑप्शन बाइंग से ही मैंने स्टार्ट किया। और अगर मैं आपको बताऊँ तो शुरू के जो मेरे 10 ट्रेड थे, मतलब 1-1, 2-2 लॉट से मैं ट्रेड कर रहा था। लेकिन ये एक बताने वाला ट्रेड है, मैं आपको बताता हूँ। एक्सपायरी डे वाले दिन और 3 बजे मैंने क्या किया, एक स्ट्रैडल बना दिया, लॉन्ग स्ट्रैडल मैंने, क्योंकि 3 बजे, अब साढ़े 3 बजे एक्सपायरी है, तो ऑप्शन जो है वो कितना उसका प्रीमियम होगा, 7-8-9 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मल्टीपल लॉट्स मैं ले सकता था, ठीक है? और वहाँ पे अच्छी बात क्या है कि छोटा-सा रिस्क लेके और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ऑप्शन बाइंग इसीलिए लुक्रेटिव, इसीलिए बंदे आते हैं। तो मैंने वो ट्रेड लिया, मैंने एक स्ट्रैडल लिया एंड मार्केट वाज़ वेरी काइंड कि विदिन फ्यू मिनट्स, आप ये मानिए 5 से 7 मिनट में, और मेरा प्रॉफिट 23,000 रुपए था। तो मैं सोचा कि बस मैंने तो मार्केट का जो सीक्रेट है वो डिकोड कर लिया है और अब मैं हर थर्सडे का वेट करने लग गया। पहले थर्सडे को होती थी एक्सपायरी, तो मैं थर्सडे का वेट करने लग गया कि बस उस दिन मैं ट्रेड लूँगा और बस अमीर बनने का मिल गया मुझे जो सीक्रेट होता है वो। बट जल्दी ही मुझे उसका एहसास हो गया। वो 3 पीएम स्ट्रैडल में मैंने इतना पैसा लूज़ किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है? देन वहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। ऑप्शन बाइंग में मैंने खूब पैसा फूँका यार। वहाँ से फिर धीरे-धीरे करके ऑप्शन सेलिंग की तरफ मैं आया। अब ऑप्शन सेलिंग मैंने स्टार्ट की तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट अब जितनी नहीं होती है, पहले कम हुआ करती थी, बट स्टिल मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। तो मैंने जो पैसा है वो मेरा खुद का नहीं था, मैंने अपने पापा से वो पैसा लेके और फिर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। अब वहाँ पे जो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, 2019 जो साल था उसमें मुझे प्रॉफ़िट हुआ। पूरा साल जो था, आप ये मानिए मैंने साल प्रॉफ़िट में क्लोज़ किया और ये मेरा पहला साल था जब मैं प्रॉफ़िट में रहा। मैं 2016-17 से मार्केट में आया था, मैं कुछ-कुछ कर रहा था, लेकिन इवेंचुअली 2019 वाज़ माय फर्स्ट प्रॉफ़िटेबल ईयर। बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं था, बहुत छोटा-सा प्रॉफ़िट, लेकिन आई वाज़ इन प्रॉफ़िट। सो एक सैटिस्फैक्शन था कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने शुरू के 2-3 साल का जो अपना स्ट्रगल है वो किसी भी फ़ील्ड में देना ही होता है, तो मैंने यहाँ पे दिया। अब फाइनली मैं प्रॉफ़िटेबल हो गया हूँ। उसके बाद आया 2020 और मेरा ये भ्रम था, ये बड़ा जल्दी टूट गया। 2020 में मार्च 23 2020 कोविड वाले दिन, निफ्टी 7,511, वो दिन मैं नहीं भूल सकता। वहाँ पे मेरा जो लॉस है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो उस दिन का लॉस नहीं बता रहा, उस वीक का लॉस बता रहा हूँ। 1 वीक में मैंने 18 लाख रुपए हैं वो लूज़ किए हैं और ये पैसा मेरा नहीं था, मेरे पेरेंट्स का था।
और ये वो टाइम था दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, कि आपके स्किल्स हैं वो बैक सीट ले लेते हैं एडवर्स टाइम पे, और आपकी जो माइंडसेट है वो ड्राइविंग सीट पे आ जाता है, आपका टेम्परामेंट ड्राइविंग सीट पे आ जाता है। अब आपका टेम्परामेंट अगर अच्छा नहीं है, आप कितने ही स्किलफुल क्यों ना हो, एडवर्स टाइम में स्किल्स काम नहीं आएंगी, एडवर्स टाइम में आपका टेम्परामेंट काम आएगा। स्किल्स काम आएंगी, लेकिन अच्छा टेम्परामेंट अगर आपका नहीं है, वो स्किल्स आपकी किसी काम की नहीं रहेंगी। और 2020 के कोविड के टाइम पे वो टाइम था जहाँ पे मतलब अगर मैं मेरे पेरेंट्स को फेस करता, अगर मैं उनसे 2-4 मिनट बात कर लूँ, तो शायद मैं रो दूँ, उस फेज़ में मैं था। मतलब मैं मेरी लाइफ़ का एकदम बॉटम टच करके आया था, ठीक है? सो दैट वाज़ लाइक हेल, मतलब वो टाइम ऐसा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ नहीं कर रहा। कोई भी बंदा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या होगा, वो अनएम्प्लॉयड हो सकता है। लेकिन मैं अनएम्प्लॉयड भी नहीं था, मैं एक गड्ढे में था। तो ट्रेडिंग की एक सच्चाई है कि आप ज़ीरो पे नहीं हो सकता है आप खुद को -10 पे पाओ, ठीक है? मैं 18 लाख लूज़ कर चुका हूँ 1 वीक में, और वो पैसा मेरा भी नहीं है। मेरे पापा वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनके खून-पसीने की कमाई है, और मैंने यहाँ पे डुबो दी। मैं उनका भाई इकलौता बच्चा हूँ, इकलौता बेटा हूँ, और उनको मुझसे कुछ उम्मीदें होंगी, बट मैं क्या कर रहा हूँ? आई वाज़ डूइंग नथिंग। मैं 3-4 साल एक करियर को दे दिए, और उसके बाद मैं लॉस में खड़ा हूँ। सो ट्रेडिंग यहाँ पे मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग में अगर आप आ रहे हो, तो पुअर माइंडसेट के साथ, पुअर टेम्परामेंट के साथ आप नहीं आ सकते। आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ट्रेडिंग आपको फाइनेंशियली तो ड्रेन करेगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपको इमोशनली ड्रेन करेगी, आपको तोड़ के रख देगी। और एडवर्स टाइम, और ऐसा होगा ही होगा, आप 2-4 महीने के लिए मार्केट में नहीं हो, आप लंबे टाइम के लिए हो, तो एडवर्स टाइम आएगा ही आएगा। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो अब ऐसे लगता है कि अच्छा हुआ वो टाइम आया, वो 20 लाख का लॉस था, वो अब आप ये मानिए कि अब मुझे उतना बड़ा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने मार्केट से इतना पैसा अब कमा लिया है। अभी अगर मैं बताऊँ मेरी ट्रेडिंग कैपिटल, तो मेरी ट्रेडिंग कैपिटल है वो अभी 1 करोड़ 20 लाख है। 1,20 से मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट में, और ये पैसा मोर और लेस आप ये मान लीजिए सारा मार्केट से ही मैंने कमाया है, और मार्केट से निकाले हुए पैसे से ही अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो एज़ आई सेड कि उस टाइम पे तो मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो वो मेरी ट्रेडिंग जर्नी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग में पैसा मैंने लूज़ किया था। अब मैं 2019 में जो मुझे छोटा-मोटा प्रॉफ़िट हुआ था, उससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लग गया था कि यार मैं ये कर लूँगा, और मैंने अपनी जो कैपिटल से जो पोज़ीशन साइज़िंग है, वो इस तरह से बढ़ा दी कि 2020 में इस तरह का लॉस मुझे वहाँ पे हुआ। तो उसके बाद वहाँ पे हुआ क्या, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया, वहाँ पे हेजिंग को मैं लेके आया कि हेजिंग कितनी ज़रूरी है, एडजस्टमेंट है वो कितने ज़रूरी हैं। बेसिकली जो एडवांस चीज़ें हैं वो वहाँ से मेरी ट्रेडिंग में आई, जिनकी बदौलत आज मैं इस कैपिटल पे पहुँचा हूँ। अच्छा, इस बीच एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि 2020 में जब मार्च मंथ में ये सब चल रहा था, जब मैंने बोला कि मैं मेरी लाइफ़ के बॉटम पे था, मैं अपने रूम में अकेला रहता था। एज़ आई सेड कि मैं अपने पेरेंट्स को लिटरली 2-4 मिनट से ज़्यादा फेस नहीं कर सकता था। अगर मैं उनकी आँखों में आँखें मिलाऊँगा, तो शायद मैं रो दूँगा, उस लेवल पे मैं था। वहाँ पे मैंने खुद के लिए अपने चेकबुक से एक चेक निकाला, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो इसको, लेकिन मैनिफेस्टेशन कितनी काम की चीज़ होती है। मैंने खुद को एक 10 लाख का चेक लिखा उसी साल का, और वो साल मैंने 13 लाख पे एंड किया था। जबकि मेरा 1 वीक में 18 लाख का लॉस है, वो वहाँ पे हो चुका था। तो ये एक और चीज़ है जो मुझे खुद के बारे में, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, कभी भी लो फ़ील होता है, तो खुद के बारे में, कि कई बार खुद को याद दिलाना होता है ना कि तुम कौन हो। तो य मेरे जो अचीवमेंट्स हैं, उनमें ये मैं एक बहुत बड़ा देखता हूँ कि मैं कहाँ से निकल के, और सेम ईयर में मैंने कहाँ पे एंड किया था। लेकिन एज़ आई सेड कि भई यहाँ पे इस साल बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। मेरी ट्रेडिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे गई, क्यों? क्योंकि मुझे मेरी कमियाँ हैं वो एक्सपोज़ हो गई थी, उनका पता लगा कि भई लूप होल कहाँ पे हैं और कहाँ पे मुझे काम करना है। इसके बाद मैंने उनमें पूरा काम किया। आप ये मान लीजिए, मैं सभी का थैंकफुल भी होना चाहता हूँ। मैंने जिनसे भी सीखा, उस टाइम पे इतना यूट्यूब तो नहीं था, लेकिन मैंने जो फ़िज़िकल जाके जो क्लासेस लेता था मैं, कोर्स था वो हो गया, या मैं बुक्स बहुत पढ़ता था। आप लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, शेल्डन नेटनबर्ग की ऑप्शन प्राइसिंग एंड वोलेटिलिटी बुक है। इतनी मोटी बुक है, और कोविड का जो लॉकडाउन था ना, उसमें मैंने उसको 4-5 बार पढ़ दिया था। तो आप ये मान लीजिए अगला 1 साल मेरा किताबों में निकला। मैंने ट्रेडिंग की ऐसी कोई किताब नहीं होगी जो मेरे सामने, मतलब कि ऑप्शन सेलिंग में मैं गया, ऑप्शन सेलिंग वोलेटिलिटी क्या होती है, उस पे एक बुक उठाई, पूरी खत्म कर दी। प्राइसिंग एंड वोलेटिलिटी है, इसको तो 4-5 बार खत्म किया। आप भी पढ़ के देखिएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, सारे आपके क्लियर हो जाएँगे। तो किताबों में मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, मैंने लर्निंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया।
एंड देन उसके बाद अगर मैं आपको इसका रिजल्ट बताऊं तो 2022 में रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया था। रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया, उस दिन निफ्टी को आप जाके देखिएगा किस तरह का ब्लड बाथ हुआ था मार्केट में, और वहां पे अगेन उस दिन मैं हैवी लॉसेज में था। लेकिन वहां पे हुआ क्या कि ये जो लॉसेज थे उस टाइम के लिए मैं लॉसेज में था, लेकिन मैंने एडजस्टमेंट किए, मैं ऑलरेडी हैज्ड भी था। सो उस चीज को मैंने इतने अच्छे से सेल किया कि इवेंचुअली उस मंथ मैंने कोई लॉस नहीं किया। अदरवाइज एक टाइम पे मैं बहुत अच्छे खासे हैवी लॉसेज में था, लेकिन मैंने कोई लॉस नहीं किया, इवेंचुअली मैं प्रॉफिट में आया और वहां से मैं निकला। उस वोलेटिलिटी को मैंने सेल किया, और उस वोलेटिलिटी को जो मैंने सेल किया वहीं से मेरे यूट्यूब चैनल का नाम निकला है ऑप्शन सेलर। वहां से मेरे अंदर एक वो आया कि चलिए ऑप्शंस का जो इतना बड़ा समंदर है और उसमें ये जो वोलेटिलिटी है, जो इतनी बड़ी लहर उठती हैं, वहां पे मेरी जो नाव है उसको मैंने डूबने नहीं दिया, मैंने उसको अच्छे से सेल किया है। सो आई एम ए सेलर। सो वहां से नाम निकल के आया ऑप्शन सेलर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ऑप्शन सेलर है, और जो ये आप जाके देखिएगा 2022 में ही बनाया था, जब रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया, उसी टाइम पे मेरे दिमाग में आया और तभी मैंने वो बनाना शुरू किया। तो वहां पे मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई ऑप्शन सेलिंग है, उसको अब मैं कर लूंगा। अब जो लूप होल्स हैं, क्योंकि मार्केट ने मुझे टेस्ट किया, 2020 में टेस्ट किया, मैं फेल हो गया, 18 लाख का लॉस लेके बैठ गया एक ही वीक में। लेकिन 2022 में जब टेस्ट किया तो मैं फेल नहीं हुआ, मेरी जो नॉलेज थी वो मेरे काम आई, और उसको मैंने अच्छे से सेल किया। और वहां से मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ भी ये जो मेरी नॉलेज है वो शेयर करता हूं। तो ऑप्शन सेलर मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। इट्स नॉट सेलर, इट्स सेलर, SAILOR। ऑप्शन सेलर मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, और वो यहाँ से निकल के आया है। चलिए, अब आप मुझे सुन रहे हो, एक उम्मीद में सुन रहे होंगे कि यार कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा। तो मैंने अपना बैकग्राउंड तो बता दिया, अपनी जर्नी तो बता दी। अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ, सो दैट कि ये जो 20-25 मिनट जो आप मुझे सुन रहे हो, इनमें कुछ आप सीख के जाओ, कुछ मैं आपको बताऊं। देखिए, गर्मी की दोपहर में आप कभी गाड़ी लेके हाईवे पे चलोगे तो रोड पे दूर आपको ऐसा लगेगा सामने पानी भरा है, लेकिन जब आप वहां पे पहुंचते हो तो वहां कोई पानी नहीं मिलता, वो पानी थोड़ा और आगे दिखने लग जाता है। इसको बोलते हैं मृग तृष्णा, मतलब मिराज। मिराज का मतलब क्या होता है कि आपको एक इल्यूजन हुआ है, एक भ्रम हुआ है, आपको वो चीज दिख रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और अगर स्टॉक मार्केट की बात करूं, ट्रेडिंग की बात करूं, तो ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट जो आप चेज करते हो ना, वो प्रॉफिट वही मृग तृष्णा है, वही मिराज है। प्रॉफिट को अगर आप चेज कर रहे हो तो आप मेरा यकीन मानिए आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को चेज कर रहे हो जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जी हाँ, प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रॉफिट एक क्रिया की प्रतिक्रिया है। प्रॉफिट इज एन बाई प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस। एक प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट है प्रॉफिट, ठीक है? और उस प्रोसेस का नाम है मैनेजिंग योर लॉसेज। आप अपने लॉसेज को मैनेज कीजिए, तब वो प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है। प्रॉफिट अगर आप अपने लॉसेज को मैनेज करोगे, आपने लॉसेज को मैनेज करना सीख लिया, तो प्रॉफिट फिर अपने आप बाय डिफॉल्ट होगा। दैट इज ए बाई प्रोडक्ट। आप जाके सीधा आप उस प्रोसेस को करना नहीं चाहते और उसका आउटकम पाना चाहते हो, ऐसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस प्रोसेस से वो चीज एग्जिस्ट हो रही है, अगर उस प्रोसेस को आप अवॉइड कर दोगे तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो अगर आप मार्केट में स्ट्रेट अवे जाके और प्रॉफिट चेज करते हो, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। यू हैव टू लर्न द प्रोसेस, जिस प्रोसेस की वजह से प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है, और वो प्रोसेस है मैनेजिंग योर लॉसेज। अपने लॉसेज को मैनेज करना सीखिए, ये वो स्किल है। मैंने इवेंचुअली यही किया। मैं कोई भी ट्रेड लेता हूं तो वहां पे मेरा मोटिव ये रहता है कि मेरा जो लॉस है उसको मैं कैसे काटूंगा, उस लॉस को कैसे मैं कम करूंगा, उस लॉस को मैं बढ़ने नहीं देता। मैं अगर मार्केट में 10 लाख लेके आ रहा हूं लेट से, तो मेरा मोटिव 10 से 12 करना नहीं है। 10 से 12 नहीं होगा चलेगा, लेकिन वो 10 से 9 नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपने लॉसेज को मैनेज कर लूंगा, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। तो चलिए, मैं आपको ट्रेडिंग का एक फ्रेमवर्क देता हूं। देखिए, कोई बोलता है कि ऑप्शन बाइंग है वो प्रॉफिटेबल है, कोई बोलता है ऑप्शन सेलिंग है वो प्रॉफिटेबल है। मैं आपको बताता हूं, दोनों ही प्रॉफिटेबल नहीं है, दोनों में आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा। ऑप्शन बाइंग जो है, ऑप्शन बाइंग में जेब खाली होती है और ऑप्शन सेलिंग में तिजोरी खाली होती है। ये बात तो आपने जरूर सुनी होगी, बिल्कुल सही है। एक जगह एकदम झटके से आपको काट दिया जाता है, एक जगह धीरे धीरे काटा जाता है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप एक गलत कंपैरिजन कर रहे हो कि ऑप्शन बाइंग करो या ऑप्शन सेलिंग करूं। आप गलत जगह पे जा रहे हो। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि आपने ऑप्शन बाइंग कर लिया, ऑप्शन सेलिंग, XYZ कोई भी ट्रेड आपने ले लिया, उस ट्रेड में या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको होगा लॉस। जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें मैंने कुछ नहीं किया है, मार्केट मेरे फेवर में चला गया, मुझे प्रॉफिट हो गया। लेट्स से मैं ट्रेड कर रहा हूं, मुझे 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, और साथ में एक और लड़का है जिसने आज अकाउंट खोला, वो भी ट्रेड कर रहा है।
हम दोनों ने एक ट्रेड लिया और मार्केट हम दोनों के फेवर में चला गया, तो हम दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है, उस टाइम पे मुझे भी लॉस होगा, उसको भी लॉस होगा, और अगर उस लॉस को मैं मैनेज करता हूं, वो मुझे एक अच्छा ट्रेडर बनाता है। सो आपके अंदर का जो ट्रेडर है वो तब बाहर निकल के आता है जब आपको ट्रेड में लॉस होता है। जब आपने एक ट्रेड लिया, अगर मार्केट आपके फेवर में गया, आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया, उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, उस लॉस को आप कैसे हटा पा रहे हो, उस लॉस को हटाने के लिए क्या एडजस्टमेंट कर पा रहे हो, क्या मैनेजमेंट आप कर पा रहे हो, अगर वो आपको आता है, वो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाता है, ना कि प्रॉफिट। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप उन लॉसेस को किस तरह से मैनेज कर रहे हो। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, उस ट्रेड में आपको लॉस होना शुरू होता है, तब आप क्या कर रहे हो। अब वो ट्रेड चाहे ऑप्शन बाइंग का हो, चाहे ऑप्शन सेलिंग का हो, ट्रेड कोई भी हो सकता है, लेकिन जब वो ट्रेड आपके अगेंस्ट आता है, उस टाइम पे आपको क्या करना है। अगर वो आपको नहीं आता है, तो यू आर कंप्लीटली ऑन द मर्सी ऑफ द मार्केट। मैंने एक ट्रेड लिया, ट्रेड मेरे अगेंस्ट चला गया, अब इसके बाद मुझे पता ही नहीं क्या करना है, तो फिर तो ये ट्रेडिंग नहीं, ये गैम्बलिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मुझे करना क्या है। तो आप एक ट्रेडर और एक गैम्बलर, इन दोनों के बीच एक बहुत फाइन लाइन होती है, और वो जो फाइन लाइन जो है, उसी को रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, उसी को लॉस मैनेजमेंट बोलते हैं, कि जब लॉस हो रहा है, उस लॉस को आप किस तरह से कम कर रहे हो। तो देखिए, मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करने के लिए आते हो, तो पहले तो मार्केट की ये सच्चाई आप जान लीजिए कि मार्केट इज ए जीरो सम गेम। किसी का लॉस ही किसी का फायदा है, और किसी का फायदा है तो किसी को लॉस भी करना ही पड़ेगा। तो ये एक जीरो सम गेम है, ये एक काइंड ऑफ टग ऑफ वॉर है। दूसरा, मार्केट में जब आप आ रहे हो, तो अपने एक्सपेक्टेशन को इतना रीजनेबल लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मार्केट में जब आप ट्रेड करो, यू आर कंपीटिंग विद द वर्ल्ड्स बेस्ट माइंड, ठीक है। एक फंड मैनेजर बैठा है 50,000 करोड़ का एयूएम लेके, ठीक है, उसके पास पैसे भी हैं, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, उसके पास नॉलेज भी है, स्किल्स भी हैं, सब कुछ है। फिर भी वो कितने पे काम करता है, 12 से 15% के ऊपर काम करता है। और एक ट्रेडर, एक जो नया रिटेलर जो आता है, वो 2 यूट्यूब वीडियो देख के आता है, और अब उसे महीने का ही 10-20% चाहिए, ठीक है। तो ये कोई इजी मनी नहीं है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, यू आर कंपीटिंग विद द वर्ल्ड्स बेस्ट माइंड, तो उस चीज की रेस्पेक्ट कीजिए, और फिर आप मार्केट में आइए। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया कि ये एक जीरो सम गेम है, किसी का फायदा किसी का नुकसान है। तो जो एक जीरो सम गेम है, जहां पे एक ही बंदा जीत सकता है, वहां पे जो चीजें हैं वो 50-50 हो जाती है। मार्केट शॉर्ट टर्म में बड़ा रैंडम होता है, मैं आपको बता दूं। मार्केट इज वेरी इरेशनल इन शॉर्ट टर्म। एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसका मैं दावे के साथ ये बोलता हूं, अगर एक फंडामेंटली साउंड कंपनी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये कंपनी 2-4-5 साल बाद ऊपर जाएगा, इसका स्टॉक, ये मैं बाई कर सकता हूं। लेकिन एक बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने के बाद कल गिर सकती है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत ज्यादा इरेशनल होता है। मार्केट इज वेरी रैंडम, मार्केट इज 50-50, और ये 50-50 आपको देखना है तो आप ऑप्शन चेन खोल के देख लीजिएगा, एट द मनी का डेल्टा हमेशा 50 होता है। तो वो क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट इज रैंडम इन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में मार्केट कंप्लीटली रैंडम होता है। अब रैंडम चीज में आप अपने लिए क्या कर सकते हो, मार्केट में ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, उन चीजों को साइड करके और अपने लिए एक एज ढूंढिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग का जो नेचर है वो रैंडम है। यहां पे आपको एक एज क्रिएट ही करनी होगी। जो चीज 50-50 है, वहां पे जीतने के लिए आपको एक तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पे गुड न्यूज है, गुड न्यूज ये है कि आपको जीतने के लिए उस 50 को 70 करने की जरूरत नहीं है। आपको उस 50 को सिर्फ 51 करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये एक जीरो सम गेम है। यहाँ पे एक ने ये ट्रेड लिया, एक ने ये ट्रेड लिया, एक बायर एक सेलर है, ठीक है। दोनों उस रस्से को अपनी तरफ खींच रहे हैं, दोनों जीतना चाहते हैं। अब अगर दो बंदे खींच रहे हैं, तो एक 49 हो गया, एक 51 हो गया, वहीं पे वो जीत गया। तो वो जो 1% है ना, दैट इज योर एज। वो एज क्रिएट कीजिए। अब वो एज आप अपने लिए किस तरह क्रिएट कर सकते हो, अब आ जाते हैं ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, उसके ऊपर। इसका एक पूरा कंप्लीट फ्रेमवर्क है, वही मैं आपको बता रहा हूं कि हम अपने लिए एज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो ऑप्शन बाइंग में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम पैसा कमाने का अगर कुछ है ना, तो मार्केट के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना है। मार्केट की डायरेक्शन अगर प्रिडिक्ट करना इतना ही आसान होती, तो एज आई सेड कि जो 50,000 करोड़ का फंड संभाल रहा है कोई, वो 12-15% पे काम नहीं करता। उसके पास सारी चीजें हैं, डीप पॉकेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, स्किल्स हैं, सब कुछ है, स्टिल वो 12-15% पे काम कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना उतना भी आसान नहीं है, ठीक है। प्रिडिक्ट करके आप सस्टेनेबल वे में मार्केट में पैसा नहीं बना सकते, ये सच्चाई है। और आपके अंदर एक फॉल्स बिलीफ सेट हो जाता है कि मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूं, कोई स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं। कई बार आपको प्रॉफिट होगा, कई बार लॉस होगा, लेकिन जब आप 1 साल बाद पीछे मुड़ के देखोगे, तो विल सी कि नहीं यार, मैं लॉस में ही हूं। तो मार्केट को प्रिडिक्ट करके आप यहां पे काम नहीं कर सकते। तो दुनिया का सबसे मुश्किल काम हो जाता है मार्केट को प्रिडिक्ट करना।
अब ऑप्शन बाइंग की जो मैं बात कर रहा हूं, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होने की एक ही शर्त है कि आपका व्यू सही होना चाहिए, ठीक है। अब जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है वो तो आपको करना ही है। मान लीजिए आपने वो मुश्किल काम भी कर दिया, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल होंगे ही। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग जो होता है, ऑप्शन बाइंग में आपको दो चीजें प्रिडिक्ट करनी होती है। एक तो मूव, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ द मूव। कि पहले तो मुझे ये बताना मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, फिर उसके बाद मुझे ये भी बताना है कि कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा, कितनी स्पीड से नीचे जाएगा। मुझे दो चीजें बतानी है, दोनों में से एक भी गलत होगी, आई विल लूज मनी। तो आप ये मानिए ना कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपने ये बता दिया, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम वो कर भी दिया, सही भी कर दिया, उसके बाद भी आपको लॉस हो सकता है। तो यहां पे आप समझते हो कि आपके लिए कोई एज होगी। मुझे तो यहाँ पे कोई एज नहीं होती, कोई एज नहीं लगती, और मैं तो पर्सनली उसमें खूब पैसा फूक के देख चुका हूँ। मैंने उसमें काफी पैसा गवाया, एंड आई एम श्योर कि सस्टेनेबल वे में अगर आप करके देखोगे तो आपको भी इसकी सच्चाई है वो पता लग जाएगी। 2 4 5 महीने आप करके देखिए। तो फिर एज कहाँ पे है? एज देखिए, मार्केट में जब भी आप आते हो ना, तो हम लोग इंसान हैं, ह्यूमन हैं, और हमसे गलतियां होंगी ही। अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम को गलतियां बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, तो वो ट्रेडिंग सिस्टम फिर काम का नहीं है। क्योंकि गलती तो मैं करूंगा, बीइंग ए पर्सन, बीइंग ए ह्यूमन, मैं गलती तो करूंगा, मैं गलतियों का पुतला हूं। अब आपकी ट्रेडिंग सिस्टम में मार्जिन ऑफ एरर जरूर होना चाहिए, गलती करने की गुंजाइश जरूर होनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग में वो गुंजाइश नहीं है, ऑप्शन सेलिंग में वो गुंजाइश मुझे मिलती है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि एज किस तरह से क्रिएट करनी है। तो ऑप्शन सेलिंग है वो मुझे गलती करने की गुंजाइश देता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मुझे ये नहीं बताना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मुझे सिर्फ ये बताना मार्केट कहां तक नहीं जाएगा, पहली बात। और अगर मार्केट वहां चला भी गया तो भी मैं उसको मैनेज कर सकता हूं, एडजस्ट कर सकता हूं। ऑप्शन बाइंग में आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऑप्शन बाइंग जब मैं कर रहा हूं तो मैं मार्केट को पैसा दे रहा हूं, ऑप्शन सेलिंग जब मैं कर रहा हूं तो मैं मार्केट से पैसा ले रहा हूं, ठीक है। तो एक जगह मैं पैसा दे रहा हूं, एक जगह मैं पैसा ले रहा हूं। अब आप मान लीजिए अपना रियल लाइफ सिनेरियो अगर मैं बताऊं, मैंने किसी को 10 20 हज़ार रुपए दे दिए, अब पावर उसके पास है, ठीक है, उसके पास है। अगर मुझे वापस भी मांगने हैं ना अपने इंडिया में, तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि मुझे क्यों चाहिए, मेरे ही पैसे क्यों चाहिए, मुझे बताना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ये एक बेसिक नॉर्म आप समझ लीजिए कि पैसा जिसके हाथ में, पावर उसके हाथ में। और जब आप ऑप्शन बाई करते हो तो पैसा आप मार्केट को दे रहे हो, और जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो पैसा आपके पास होता है। अब आपने एक क्रेडिट लिया है, और जब आप क्रेडिट लेते हो तो वहां पे आपके पास स्कोप रहता है एडजस्टमेंट करने का। ऑप्शन बाइंग में आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, ऑप्शन सेलिंग में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो पहली बात तो ये कि ऑप्शन सेलिंग में मुझे ये नहीं बताना कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दूसरी बात, अगर मैंने कहीं का ऑप्शन सेल कर दिया और मार्केट वहां पे चला भी गया, तो भी मैं एडजस्टमेंट करके और उस लॉस को हटा सकता हूं, मिटिगेट कर सकता हूं। चलिए, तो ऑप्शन सेलिंग है, उसमें मुझे एक एज मिल रही है, लेकिन क्या ऑप्शन सेलिंग करने से मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा? तो मैंने आपको शुरू में बोल दिया, नहीं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो इवन जल्दी मार्केट से बाहर होगे। ये तो सिर्फ एक चीज है कि हाँ, उसमें इनहेरेंट एक एज है, लेकिन उस एज को कैपिटलाइज करने के लिए कई सारी चीजें, वो फ्रेमवर्क है, वही मैं बेसिकली आपको बता रहा हूं। तो अब आ जाइए कि ऑप्शन सेलिंग में करूं कैसे। अब लोग क्या करते हैं, जो अपना मार्केट में जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, वहां पे आप इंट्राडे भी कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप पोजिशनल भी कर सकते हो, आप वीकली कर सकते हो, आप मंथली कर सकते हो, आप एक्सपायरी डे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैं करूं क्या, ऑप्शन सेलिंग करूं कहां पे? तो देखिए, इंट्राडे और पोजिशनल का मैं आपको बता देता हूं। इंट्राडे इज लाइक ए सुपर कार, एक फास्ट मूविंग सुपर कार है, और अगर आप नए हो, एक नया ड्राइवर है, तो वो उस कार को नहीं चला सकता। वो उसके एक्सेलरेटर पे जैसे ही पैर रखेगा वो इतनी तेज जाएगी, ही कैन नॉट कंट्रोल इट, ठीक है। वो जाके उसको कहीं ना कहीं ठोक ही देगा। तो जो इंट्राडे है, इंट्राडे इज लाइक ए फास्ट मूविंग कार, एंड पोजिशनल इज लाइक ए स्लो मूविंग ट्रक, ठीक है। तो पोजिशनल अगर आप करते हो तो वहां पे आपको कई सारी और चीजें मिलती हैं। आप खुद के लिए इन्वायरमेंट को, ट्रेडिंग को आसान बनाते हो। कैसे? मान लीजिए आप पोजिशनल कर रहे हो, आप, मैंने नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन सेल किया है, मैं नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन सेल करता हूं, मतलब अगर अभी जून चल रहा है तो जून का नहीं, मैं जुलाई का ऑप्शन सेल करूंगा मंथली में। इससे होता क्या है, मैंने 15 डेल्टा का कॉल सेल किया, 15 डेल्टा का पुट सेल किया, मेरी जो रेंज है वो 4000 पॉइंट की है। अब अगर 4000 पॉइंट की मेरी रेंज है, अगर निफ्टी में कल 500 पॉइंट का भी गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा, आई कैन इजीली अकोमोडेट दैट। मुझे उसमें मेरा बीपी शूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक वाइड रेंज ले रखी है, मैं आराम से बैठा हूं। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे में आपको प्रीमियम लेने के लिए मार्केट के पास में आना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट में अगर कोई बड़ा मूव आ गया तेजी से ऊपर नीचे, तो वहां पे आपको
एडजस्टमेंट के लिए रश करना पड़ेगा। तो इंट्राडे जब आप करते हो तो आप खुद के लिए कम और अपने ब्रोकर के लिए ज्यादा काम करते हो, ठीक है। और दूसरा, यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम्स। तीसरी चीज, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो, आप लोग जो देख रहे हो, आप में से कितने परसेंट लोग फुल टाइम ट्रेडर हैं? आप जॉब करते होंगे, आपकी कोई बिजनेस होगा, कोई शॉप होगी, कहीं ना कहीं इंगेज रहते हैं पूरे दिन में। तो इंट्राडे अगर आप करते हो तो आपको हमेशा स्क्रीन से चिपक के रहना पड़ रहा है। एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए इंट्राडे है दैट इज नॉट फिजिबल। एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए पोजिशनल ही जरूरी है, पोजिशनल ही वो कर सकता है। तो आप पोजिशनल में जाओगे तो ट्रेडिंग को खुद के लिए आसान बना रहे हो। आसान कैसे बना रहे हो? आसान इस तरह से बना रहे हो कि आप इतना दूर जा रहे हो, आप निफ्टी की इतनी वाइड रेंज कवर कर रहे हो। अगर अब मैं निफ्टी मेरे मेरे ट्रेड की वजह से तो एक रेंज में रहेगा नहीं, लेकिन मैं जबरदस्ती उसको स्क्वीज करूंगा तो क्या होगा? मुझे लॉस होगा। तो मैं निफ्टी को एक खुला मैदान देता हूं, मैं ऑप्शन सेल करता हूं, नेक्स्ट मंथ में जाके ऑप्शन सेल कर रहा हूं, मैं पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इतना खुला मैदान दे दिया, निफ्टी चाहे तो 500-700 पॉइंट ऊपर जाए, चाहे तो 1000 पॉइंट नीचे जाए, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी वाइड रेंज मैंने ले रखी है। और इवेंचुअली थीटा डीके है, वो रोज अपना काम कर ही रहा है और वही मुझे प्रॉफिट देगा। चलिए, तो इस फ्रेमवर्क में दो चीजें मैंने आपको बता दी कि ऑप्शन सेलिंग कीजिए और पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग कीजिए। लेकिन पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग जब मैं करता हूं, यहां पे जैसे पोजिशनल वर्ड आ जाता है, थोड़े से और चेंजेस हैं जो आपको करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए मैंने निफ्टी को बाई कर लिया, ठीक है। बाई कर लिया कहने का मतलब, मैंने मान लीजिए पुट ऑप्शन सेल कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि कल कोई बहुत बैड न्यूज आती है और निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे खुलती है। मैंने स्टॉप लॉस रखा था 200 पॉइंट का और निफ्टी खुली 1000 पॉइंट नीचे, तो क्या स्टॉप लॉस मुझे बचाएगा? मेरा लॉस 200 रुपए हुआ है, 1000 रुपए? मेरा लॉस 1000 रुपीज का होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस वो मेरा जंप हो चुका है। तो जब हम पोजिशनल करते हैं, वहां पे स्टॉप लॉस हमें नहीं बचाएगा। स्टॉप लॉस इज ए टूल एंटायरली फॉर इंट्राडे ओनली। आप स्टॉप लॉस रख के काम मत कीजिएगा अगर पोजिशनल ट्रेड करते हो तो जैसे ही हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं, पोजिशनल ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो उसके बाद अब जो स्टॉप लॉस है उससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहां पे वर्ड आ जाता है हैजिंग। हैजिंग है वो अपनी नई जरूरत है, वी विल डू हैजिंग। पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग जो है वो हैजिंग के साथ ही की जाती है, हैजिंग के बिना आप नहीं कर सकते। वो इतना रिस्की है कि मैंने जो एक वीक में और 18 लाख का लॉस किया ना, दे वर अनहेज्ड ऑप्शंस। तो तीसरी जो चीज है वो है हैजिंग, और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज आपको बता रहा हूं। तो तीन चीज मैंने आपको बता दी इस फ्रेमवर्क में। ऑप्शन सेलिंग कीजिए, वो आपको मार्जिन ऑफ एरर देगा। दूसरा, आप पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग कीजिए, वो आपको एक वाइड रेंज देगी, आप मार्केट को स्क्वीज नहीं करोगे। और तीसरी चीज कि आप हैजिंग लगा के रखिए, ठीक है। हैजिंग अगर आप लगाते हो तो ओवरनाइट रिस्क से आप बच जाते हो। चलिए, अब आ जाती है चौथी और आखिरी चीज। और चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है एडजस्टमेंट। 4000 पॉइंट की रेंज है मेरे पास, लेकिन मार्केट है, मार्केट हो सकता है अब भी मुझे लॉस दे दे, ठीक है। तो मार्केट अगर मुझे लॉस देता है तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा? तो वो एडजस्टमेंट आपको जरूर आने चाहिए। एज आई सेड कि मार्केट में आप ट्रेड लेने के लिए इलिजिबल ही तब होते हो। ऑप्शन सेलिंग की पहली शर्त यह है कि आपको एडजस्टमेंट आनी चाहिए। मैंने ट्रेड ले लिया, उस ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो फिर उसमें मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, हो गया, वहां पे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाना शुरू हो गया, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, ये अगर मुझे नहीं पता है तो आई एम नॉट एलिजिबल टू टेक दैट ट्रेड। फिर वो ट्रेड मैं नहीं ले सकता, मैं एलिजिबल ही नहीं हूं, क्योंकि फिर मेरा लॉस मैनेजमेंट क्या हुआ। तो एडजस्टमेंट है, ये ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एडजस्टमेंट आपको आनी ही चाहिए। तो इस फ्रेमवर्क की चौथी चौथी चीज है एडजस्टमेंट। ऑप्शन सेलिंग, पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग, स्टॉप लॉस को हम रिप्लेस कर रहे हैं हैजिंग से, और चौथी चीज है एडजस्टमेंट। ये चार चीजें हैं। मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है, यहाँ पे वीकली, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, बहुत कुछ है। तो वहां पे और अब तो इवन और भी नए नए इंस्ट्रूमेंट आ गए, कोई क्रिप्टो में जा रहा है, कोई फोरेक्स में जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चार चीजें हैं। अपनी जो फोकस है, जो अपनी लर्निंग है, वो स्कैटर मत कीजिए, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी लर्निंग, अपने फोकस को इन चार चीजों को मास्टर करने पे फोकस कीजिए। इन चार चीजों को आप सीखिए एंड यू विल बी अनबीटेबल। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है सर, आपने बता तो दिया कि पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग कीजिए, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन भी तो ज्यादा लगता है। तो ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल मार्जिन ज्यादा लगता है, लेकिन उसको आप कम कर सकते हो। कैसे कम कर सकते हो? यहाँ पे काम आएंगे वीकली ऑप्शंस। मान लीजिए मैंने एक स्ट्रेंगल को सेल कर दिया, ठीक है, और शुरू में मैंने हैजिंग भी नहीं लगाई, मंथली ऑप्शंस के साथ ही मैंने हैजिंग नहीं लगाई, मैंने सिर्फ 15 डेल्टा का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए। यहाँ पे मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट लेट से 1,80,000 रुपए की है।
तो मैं क्या करूंगा, मैं करंट वीक में जाऊंगा और जो 1-2 रुपए की कॉल और पुट है ना आउट द मनी के, वो मैं परचेज कर लूंगा। जैसे ही वो मैं परचेज करूंगा, मेरी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो सीधा 1 लाख आ जाएगी। मैंने कितने रुपए खर्च किए, 4 रुपए। 4 रुपए खर्च करके मतलब मैंने 250 रुपए के आसपास पैसे खर्च किए और 250 रुपए खर्च करके 80,000 रुपए का मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम कर ली। अब ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम की है, ये मेरे आरओआई को भी तो बढ़ाएगा, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो मैं पर्सनली खुद करता हूँ। जो भी ऑप्शन सेलिंग जिस भी पैसे से आप करते हो, जितने भी कैपिटल से आप करते हो, सिर्फ उसको ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज मत कीजिए स्ट्रेट अवे, उसको कैश में यूज मत कीजिए। हमेशा उसको आप निफ्टी बीज या कुछ भी खरीद लीजिए और उसको आप प्लेज कर दीजिए। प्लेज करने के बाद जो कोलेटरल आपको मिलता है उससे ऑप्शन सेलिंग कीजिए, सो दैट एक ही पैसा दो जगह पे आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वीकली ऑप्शंस हैं, उनको हम लोग यूज करेंगे मार्जिन मैनेजमेंट के लिए। चलिए, आपने यहां तक सुन लिया है, इतने फोकस के साथ आपने सुना है, तो अब एक और गिफ्ट मेरी तरफ से आप लेके जाइए। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी दे रहा हूं जो पूरे यूट्यूब में आप छान के देख लीजिए, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। और वो स्ट्रेटजी है एक इनबिल्ट हैज वाली आयरन कॉन्डोर। इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए आपको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, 60-70 हजार रुपए का आपको मार्जिन चाहिए होगा, 1 लाख से नीचे पैसे में, और ये स्ट्रेटजी आप ट्रेड कर सकते हो। अब स्ट्रेटजी का रूल क्या है वो समझ लीजिए। स्ट्रेटजी एक आयरन कॉन्डोर है और यहाँ पे करना क्या है, आपको 20 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन सेल करना है और 20 डेल्टा का ही एक पुट ऑप्शन सेल करना है, ठीक है। इस स्प्रेड की विड्थ है वो रहेगी 200 पॉइंट की। मतलब 20 डेल्टा का अगर मान लीजिए मैं एक कॉल ऑप्शन सेल करता हूं, तो उससे लेट से वो कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है लेट से 24,000 रुपीज। तो उससे 200 पॉइंट ऊपर जाऊंगा। लेट से मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, 24,000 जो है उसका डेल्टा 20 है, उससे 200 पॉइंट आप ऊपर जाइए 24,200 पे, वहां का आपने हैज बाई कर लिया, ठीक है। तो विड्थ कितनी होगी, 200 पॉइंट की, और जो ऑप्शन आपने सेल किया है उसका डेल्टा कितना है, 0.20, 20 डेल्टा। इसी तरह से पुट साइड में भी 20 डेल्टा का एक पुट सेल किया, उससे 200 पॉइंट नीचे जाके मैंने हैज बाई कर लिया, वहां पे भी विड्थ 200 पॉइंट की है। तो यहाँ पे कैच ये है कि जो आपका डेल्टा है 0.20 मल्टीप्लाई बाई जो आपकी स्प्रेड की विड्थ है कितनी है, 200 पॉइंट, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.20 मल्टीप्लाई बाई 200 कितना निकल के आया, 40। तो अब आपको इस स्प्रेड में 40 रुपीज का क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर आपको 40 रुपीज का क्रेडिट मिलता है तो ये ट्रेड आप लीजिए, इसकी एक्यूरेसी आप देखिएगा 80-90% प्लस आपको इसकी एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन ये ट्रेड आपको रोज रोज नहीं मिलेगा, ये ट्रेड आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो बढ़िया देके जाएगा। तो ये जो ट्रेड है मैं फिर से बता देता हूं, 20 डेल्टा का कॉल पुट आपको सेल करना है, अच्छी विड्थ आपको मिलेगी, क्यों, क्योंकि आप 20 डेल्टा पे जा रहे हो, और उसमें भी जो आपका जो स्प्रेड विड्थ है वो 200 पॉइंट होगी, मतलब आप हैज भी हो। और उसके बाद में जो क्रेडिट है, क्रेडिट का आपका ये रहना चाहिए फ्रेमवर्क कि भाई डेल्टा मल्टीप्लाई बाई स्प्रेड विड्थ, ये जब आप करोगे जो क्रेडिट निकल के आता है, वो क्रेडिट अगर आपको मिलता है तो ट्रेड लीजिए, वो नहीं मिलता है तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है, नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड, क्योंकि एक अच्छे ट्रेडर को ही पता होता है कि कब ट्रेड करना और कब नहीं करना। अगर आपने ये सीख लिया ना मार्केट में दो चीजें सीख लीजिए, एक लॉस लेना और एक ट्रेड ना करना। स्क्रीन के सामने बैठ के देखिए, पूरे दिन बैठिए 9:15 से 3:30, और अंदर टेम्पटेशन होगी कि यार कोई ट्रेड लूँ, लेकिन कोई ट्रेड मत लीजिए। ये प्रैक्टिस आप करके देखिए। तो लॉस लेना अगर आपने सीख लिया, ट्रेड ना करना आपने सीख लिया, तो आप ये मान लीजिए एक अच्छे ट्रेडर बनने की राह पे आप आगे बढ़ चुके हो। तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया, आप जाके देखिए, कोई भी आपको बता दे, कहीं पे भी आपको यूट्यूब पे मिल जाए तो आप देख लीजिएगा, इसको करके देखिए, और इसकी एक्यूरेसी है वो देख के आप हैरान हो जाएगा।